अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। आतंकवाद के खिलाफ देश की आवाज दुनिया तक पहुंचाने वाले इस मंच पर आपकी अदालत इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं 26 और 27 फरवरी की रात जब हम सब लोग आराम से सो रहे थे, हमारे जाबाज एयरफोर्स के जवानों ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा, आतंकवादियों के अड्डे तबाह कर दिए। पूरे देश ने हमारे जवानों को सलाम किया, हमारी एयरफोर्स के पराक्रम को सलाम किया, लेकिन पाकिस्तान ने सवाल उठाए और हमारे यहां कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सबूत मांगे, कुछ लोगों ने शंकाएं पेश की। ऐसे सारे सवालों के जवाब देने के लिए, पाकिस्तान के एक एक शक को दूर करने के लिए और जनता के मन में जो सवाल है उनके जवाब देने के लिए वो पर्सनैलिटी जो सबसे बेहतर हो सकती थी, उन्हें आपकी अदालत में आज हम आमंत्रित कर रहे हैं। प्लीज वेलकम भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। और इससे पहले कि मैं इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करूं, एक नजर उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का यह खास मुकदमा चलाया जा रहा है भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर। निर्मला सीतारमण भारत की पहली महिला हैं जो फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर हैं। भारत की सरहदों की रक्षा की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। पुलवामा हमले और पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद बॉर्डर पर तनाव है। सेना के जवानों को आतंक का सफाया करने के लिए रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से खुली छूट दे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद हर हिंदुस्तानी ये जानना चाहता है कि कब तक भारत के दुश्मन मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकी पाकिस्तान में आजाद घूमते रहेंगे। आज निर्मला सीतारमण से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आतंकवाद के खात्मे के लिए सरकार के पास क्या एक्शन प्लान है। तो आइए आज का मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भारत के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर। आपकी अदालत में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर आरोप है कि इन्होंने पाकिस्तान पर जंग थोपने की कोशिश की। यह इल्जाम इमरान खान का है, मेरा नहीं। कल वो सरहद पे गए थे और अपने लोगों को एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में चुनाव होने वाले हैं, तो 1-1.5 महीना जरा सतर्क रहें, हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तो क्या जंग करने का इरादा है कुछ? चुनाव हर 5 साल होती है भारत देश में। अगर जंग करने का इरादा है तो हर 5 साल करना है। पाकिस्तान इस 1 महीने के समय में बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इन सब स्टेटमेंट से बेहतर ये होगा कि टेररिज्म के ऊपर सख्त कार्रवाई उठाएं और उसके ऊपर एक अच्छा सा स्टेटमेंट दें। मैं आजकल तो हम ज़रूर भारत में बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मैं वो स्टेटमेंट भी शायद मुमकिन है ऐसे समझ गए। लेकिन जब पुलवामा का हमला हुआ था, उसी वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि आप हमें कुछ सबूत दे दीजिए, आप हमें बता दीजिए कि कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने हमला किया है, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसमें जंग करने की क्या जरूरत है? मुंबई अटैक के बाद भी सबूत वो मांगे हैं या नहीं मांगे हैं, हम तो सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, सिर्फ वो नहीं, उससे पहले वाली सरकार भी भारत से डॉसियर इतने सारे दे चुके हैं एविडेंसेस के साथ। मैं ये पूछना चाहती हूँ इमरान खान जी से, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, कि उन सभी डॉक्यूमेंट्स के आधार,
उन सभी डॉक्यूमेंट्स को सामने रखते हुए अब तक क्या एक्शन लिया आपने टेररिज्म कंट्रोल करने के लिए? 2008 के बाद में भी अब तक भी उनके प्रोत्साहन जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा होती है टेररिज्म फैलाने के लिए, वो तो रुकावट कुछ पैदा नहीं हुई, वो नॉन स्टॉप चल रही है। उन एविडेंसेस के ऊपर उनके द्वारा क्या एक्शन हुई वो तो मैं पूछना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो एविडेंस मांग रहे थे आपसे, ये पूछ रहे थे किसने किया, ये बता दीजिए। आपने मिजाज 2000 भेज दिए। हाँ जी, राफेल है तो वो भी भेज देती। लेकिन अब पाकिस्तान को अंदाजा तो था कि भारत की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है, उन्होंने तैयारी भी क्योंकि रोकने के लिए, तो कैसे चकमा दिया? मुझे लगता है तैयारी पता नहीं कितना हुआ। उनको तो लगा कि हर बार जैसे शायद इस बार भी हम सहते बैठेंगे, हम इस बार भी बयानबाजी करके, जो ठीक है जरूर बोलना चाहिए कि ऐसे होना नहीं चाहिए, पाकिस्तान से संपर्क रखेंगे, बात करेंगे, एविडेंस देंगे वगैरह वगैरह, मगर इस बार हम 10-12 दिन तक वेट किए और जब जैश क्लेम भी किया है कि हमने किया वो पुलवामा के अटैक, उसके बाद 10-12 दिन में भी पाकिस्तान कुछ भी स्पष्ट तरीके से कार्रवाई नहीं उठाए, मगर सिर्फ बयानबाजी नहीं, एक्शन भी लिए इस बार तो हमारी तरफ से। सुबह 5 बजे उनका ट्वीट आया, मोदी ने मारा, मोदी ने मार दिया। इससे पहले तक वो कभी माना नहीं, खुलेआम बोला नहीं, क्लेम भी किया नहीं। मतलब टेररिस्ट ग्रुप के क्लेम करने के बावजूद भी सरकारी क्लेम नहीं हुई। इस बार पहले उनकी तरफ से ही स्टेटमेंट आया, अटैक हुआ। उनको तो अंदाजा था कि जमीन से जाएंगे, लेकिन आपने ऊपर से फौज भेज दी। उनके अंदाजा जो भी हो, हम तो आखिर एक निर्णायक नेतृत्व में चलने वाली सरकार, अच्छा प्लानिंग करके स्पष्ट तरीके से ठीक हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे मकसद जो था उसको फुलफिल करने के लिए जो प्रिपरेशन होना है उसके साथ किए। आपको बिल्कुल यकीन नहीं है कि इमरान खान नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, बात करना चाहते हैं? कोई भरोसा नहीं उनके ऊपर? भरोसा रखना चाहती हूँ, मगर पाकिस्तान में सिर्फ प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा रखने में सिचुएशन असेसमेंट ठीक रहेगा, काफी है, ये तो मुझे मालूम नहीं। लग रहा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे इक्वली पावरफुल फोर्सेस शायद हैं। आप कह रही कहीं फौज भी है, आईएसआई भी है, देश तो जानता है इस बात को, जानता है। सो शुरुआत कहां से करें? देखिए, शुरुआत तो उन्होंने की, उन्होंने हमारे विंग कमांडर को सुरक्षित वापस भेज दिया और पार्लियामेंट में कहा कि ये एक पीस मैसेज है हमारी तरफ से, जेस्चर है शांति का। पीस मेजर जो कानूनन ग्लोबली जो कानून है, जेनीवा कन्वेंशन हो कुछ और हो, उसके तहत आप भेजना ही है। और इससे पहले आपके रिकॉर्ड ऐसे भी हैं, इससे पहले पकड़ा गया POW को वापस भेजा भी नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, चाहे वो बायलैटरल रूल्स एंड रेगुलेशन हो, लॉ हो, अंडरस्टैंडिंग हो, उसको भी कभी रेस्पेक्ट नहीं करते, इंटरनेशनली जो कानून है उसका भी नहीं रेस्पेक्ट किए। इस बार रेस्पेक्ट करना पड़ा क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तब तक कितने सारी बातें बोल चुके थे जो भारत के फेवर में। निर्मला जी, पाकिस्तान ने कभी ये नहीं माना कि उन्होंने F-16 भेजे थे, तो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है, सबूत है कि F-16 थे जो उन्होंने भेजे थे, जिसको हमारे विंग कमांडर ने मार गिराया? F-16 था, इसका प्रूफ हमने एक रास्ते से दिखाए, क्योंकि जो मिसाइल सिर्फ F-16 में उपयोग कर सकते हैं, उस मिसाइल का एक पार्ट हमारे देश में गिरा और उसको हम ले आकर के दिल्ली में सबूत के नाते दिखाए। मगर पाकिस्तान नहीं मान रहा F-16 भेजा गया। पाकिस्तान अब तक कौन सा ऐसे विषय माना जिसमें उनका हार हुई? एक्सेप्ट 1971 जनरल नियासी के सरेंडर का फोटो हमारे सामने है, उसके आगे पीछे सोच लीजिए। कारगिल में जो हुआ
और इतने सारे उसके बाद जो भी हमला हुआ और उसमें हम मुंह तोड़ जवाब दिए, उन सबको माना क्या? उनके शहीद जो हैं, सोल्जर्स हु गिव लाइफ फॉर देयर कंट्री, उनको भी क्लेम नहीं करते। हर देश गर्व से कहते हैं कि हमारे देश के लिए हमारे सोल्जर जीवन मतलब सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे आपने आपके टीवी के चैनल के द्वारा अभी एक शहीद के श्रीमती को सम्मानजनक इधर बुलाए, उनको कुछ रिकॉग्निशन दिया। हम इस देश में गर्व से मानते हैं इस बात को कि हर शहीद को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उनको देखभाल होना चाहिए, उनके परिवार को देखभाल होना चाहिए। मगर पाकिस्तान में इस गौरव भी, इस सम्मान भी उनको उनके देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सोल्जर्स को नहीं देते। दुख की बात है। ये सही है कि F-16 के उनके जो पायलट थे, जो विंग कमांडर थे, उनको भी उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन आपको पता है वो कौन थे? सरकार में रक्षा मंत्री के नाते मेरा सोच के अनुसार मैं बात जो करना है, मैं अभी खुलेआम नहीं बोल रही हूं, मगर पब्लिक में चल रहा बहुत सारे, मैं उसको सोच नहीं मान रही हूं, मगर पब्लिक में जो चलने वाले बात, क्या वो सच है? ये पाकिस्तान से मैं पूछना चाहती हूं। क्या जो F-16 के पायलट गिराया गया, वो पायलट जो नीचे उतरा, मतलब इजेक्ट करके नीचे पैराशूट के द्वारा नीचे पहुंचा, उसको आपके गांव वाला ने पिटाया क्या? उसके बाद वो हॉस्पिटल में गया क्या? हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज होकर के घर गया या तो स्वर्गवास हुआ उनका? इसका जानकारी पाकिस्तान देना चाहिए। मैं तो स्पष्ट बोल रही हूं, F-16 आया हमारे टेरिटरी पर और उससे आए हुए गिराया गया मिसाइल के टुकड़ा हम दिखाए। आप तो फंसा देंगी उनको, क्योंकि मैंने सुना कि अगर F-16 इस्तेमाल किया, ये साबित हो गया, तो अमेरिका उनके कान खींचेगा। बिल्कुल खींचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बार पाकिस्तान उनको जो दिया गया असिस्टेंस और मटेरियल जो दिया गया, एंडोमेंट और वेक्टर्स और प्लेटफॉर्म्स जो दिया गया, भारत के खिलाफ उपयोग करने के लिए नहीं दिया गया। अगर आप मिसयूज कर रहे हो, उसको जरूर दिखाना चाहिए, पब्लिक में बोलना चाहिए, और जो सप्लायर है, जिस देश में वो सप्लाई होता है, उनके तक लेके जाना हमारे कर्तव्य है। निर्मला जी, आप रक्षा मंत्री हैं, आप जानती हैं कि हमारी फौज के पास कितनी ताकत है। आपने 60 किलोमीटर अंदर घुस के एयरफोर्स भी भेज दिया, लेकिन चिंता नहीं होती कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसके बाद न्यूक्लियर बम है? आप इतने सालों से पाकिस्तान जो बात बोलकर आए, वही बात अभी बोल रही हो। यही बात पाकिस्तान बार बार हमारे सरकारों के और भारत देश के खिलाफ बोलते आए। हम भी माने शायद अगर हम उनके यहां पहुंच गए, जेन्युइनली पहुंच गए, तो भी इस कारण हमारी धरती में हमारी जनता के खिलाफ क्या न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा केयरफुल रहें। इस रास्ते पे ही इतने साल उनके नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा जो हरकतें होते आए, उसको टॉलरेट करते बैठे हैं। मगर इस बार क्योंकि मोदी जी ऐसे एक नेता है जो कैलकुलेटेड रिस्क रहते हैं, जनता का डिफिकल्टी में या तो रिस्क में डालने का हरकतें नहीं करते हैं, जनता के, हमारे भारत के नागरिक को डेंजर में डालने के लिए नहीं। मगर जब आपको मालूम है कि आपके सामने वाला झूठ बोलकर एक भयभीत फैला रहे, उसको अध्ययन किए और एकदम निर्णय लिए। जो पाकिस्तान के ब्लफ को कॉल आउट हो गया है, अभी क्या न्यूक्लियर थ्रेट आप बात कर रहे हो, उसको बिल्कुल कॉल आउट कर दिया मोदी जी के निर्णय की वजह से। मैं पाकिस्तान का वकालत नहीं कर रहा हूं, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि इन सारे सवालों के जवाब आप दे सके। मैं भी जानता हूं झूठे हैं। थैंक यू। मीडिया भारत में, लेकिन मैं ये जेन्युइनली बोलना चाहती हूं और इससे पहले भी एक बार बोल चुकी हूं, इस कांड में पोस्ट पुलवामा, पोस्ट 26 फरवरी मैं डेफिनेटली इंडियन मीडिया को धन्यवाद कहना चाहती हूं, क्योंकि बहुत सारे सबूत, टेक्निकल सबूत, और मुझे खुशी है कि आपके एक पत्रकार का जो रिपोर्टर पुलवामा और पोस्ट पुलवामा का रिपोर्टिंग किया, इनको प्रोत्साहन और रिकग्निशन मिला आज, क्योंकि इंडियन मीडिया सबूत और टेक्निकल फैक्ट्स को सामने रखते हुए पाकिस्तान का
हर फेक क्लेम को एक पर्दाफाश सही शब्द है यू डिड दैट जी। और लेकिन ये इसलिए किया क्योंकि देश की रक्षा मंत्री ने सबको हिम्मत दिलाई, देश को विश्वास दिलाया कि भारत सुरक्षित है आपके हाथों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अभिनंदन आपका। भारत सुरक्षित है, इसलिए हमारी सेना पूरे तैयार है। आपने एकदम देखा कि कैसे तैयारी में मॉडर्न टेक्निकल इक्विपमेंट्स नहीं होते हुए भी पूरे एकदम एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कर दिखाया देश का सुरक्षा के लिए। इसीलिए मैं मानती हूं कि जो धन्यवाद मुझे कह रहे हो, एक्चुअली वो तीनों फोर्सेस को जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सवाल जनता में से हैं। डॉक्टर स्मिता मुखर्जी का सवाल है। मैडम, हमें ये पूछना है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद जैसे लोगों पर अब हमारे देश से क्या कार्रवाई की जाएगी, या कि हम लोग फिर से एक बार पुलवामा का इंतज़ार करेंगे, एक और पुलवामा का इंतज़ार करेंगे क्या? नहीं, एक और पुलवामा के लिए नहीं वेट करेंगे। और इसीलिए जब पुलवामा के बाद भी हमें इंटेल द्वारा इंफॉर्मेशन मिला कि ट्रेनिंग हो रही है फिदायीन तैयार करने के लिए, ट्रेनिंग हो रही है, पुराने जो भी ट्रेनर्स है, जितने भी ट्रेनर्स है, उन सबको बुला करके उधर बालाकोट में रख के ट्रेनिंग हो रही है। और हमें इंटेल बेस्ड ऐसे इंफॉर्मेशन, सख्त इंफॉर्मेशन मिला कि आने वाले दिन में ऐसे जो पुलवामा में हुआ, ऐसे ही सुसाइड अटैक भारत में कई जगह पर होने का संभावना है। इसीलिए प्रीएम्प्टिव अटैक किए मैडम। हमारे हर कोशिश है कि अब से टेरर अटैक ना होना है भारत देश में। मैं ये ऑफ कोर्स गारंटी दे नहीं सकते हैं कि अब से एक भी नहीं होगा, क्या एक भी नहीं होने के लिए हर कदम प्रयत्न कर रहे हैं। सो दैट इज द आंसर आई कैन गिव। निर्मला जी, वो ये पूछ रही हैं कि जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था, क्या ऐसे कभी हमें देखने को मिलेगा कि हाफिज सईद को या मसूद अजहर को साफ कर दिया जाए? आपको अभी देखने को ये मिला कि हमारे पास इतना क्षमता है और इतना ट्रेन्ड पायलट्स हैं जो टारगेटेड लेसर अटैक करके वापस आए हैं। दूसरा हम कर दिखाने के लिए मैं खुलेआम कुछ नहीं बोल सकती। आपकी अदालत में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर इल्जाम है कि इन्होंने एयर स्ट्राइक्स के सबूत नहीं दिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान की फौज के प्रवक्ता ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स खाली मैदान में बम गिरा के आ गई। वाकई में अगर खाली मैदान में सिर्फ पेड़ ट्रीज को गिराकर हम आए, आज तक क्यों विदेश से पत्रकार जो चाहते हैं उधर तक बालाकोट तक जाने के लिए उनको परमिशन क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि सिर्फ पेड़ ही गिराया गया, दिखाओ आपको कुछ नुकसान नहीं है। मगर बालाकोट में जहां कैंप है पहाड़ के ऊपर घने फॉरेस्ट के अंदर, लेके जाओ पूरे दुनिया के पत्रकारों को। क्यों उसमें समय वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि वो सब सजावट करने के बाद कुछ अटैक नहीं हुआ, ऐसे व्हाइट वॉश करने के बाद दिखाने के लिए। यही एक सबूत है कि पाकिस्तान उस जगह पर किसी को आने नहीं दे रही है। और एक्चुअली उस दिन मुझसे बहुत सारे मेरे कोलीग्स भी बोले कि बीबीसी का उन गांव वालों से इंटरव्यू भी है जो बालाकोट के नीचे, वो कैंप के नीचे गांव जो है, उधर से बहुत सारे लोग, आम जनता बोल रहे थे कि सुबह सुबह बम विस्फोट का आवाज आया। किसी ने बोला कि हमारे एयरक्राफ्ट्स नहीं थे, भारतीय चलने हमने देखा ऐसे। मगर उसके बाद वो सब पता नहीं कहाँ गया। इसीलिए उनके लोग को भी प्रेशर करके बात नहीं करने के लिए बहुत अटेम्प्ट हो रही है। इसीलिए सबूत उससे ज्यादा मैं मानती हूं कुछ और नहीं है। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल ने कहा कि सिर्फ एक कौवा मरा और कोई नहीं मरा। कई बार सीरियसली लेना चाहिए पाकिस्तान के स्टेटमेंट, ऐसे लगता है, कई बार लगता है कि वो भी मजाक उड़ा रहे हैं इस बात का। उनके अपने ही स्टेटमेंट, अपने ही डिनायल, अपने ही क्लेम्स, इन सब को हम
एक बार एक ही समय निकालकर सामने रखें तो जैश एक क्लेम कर रहा, पाकिस्तानी सरकार दूसरे क्लेम कर रहा, आपस में कुछ नहीं है मगर जैश उधर ही प्रेजेंट है। जब एक आतंकी ग्रुप उन्हीं के यहां है और उनके विदेश मंत्री बार बार एडमिट कर रहा है कि है उनके तबीयत ठीक नहीं है, फलना नहीं है, उनसे संपर्क नहीं है, हां संपर्क है, अपने ही स्टेटमेंट्स पूरे कॉन्ट्रडिक्टरी है, मगर फिर भी सामने खड़े होकर के बात करने का उनका क्षमता देखिए। आई फाइंड इट शॉकिंग, ब्लेटेंट लाइस। उनकी बात तो चलिए हम मान ले झूठ है, हमारे अपने यहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ा, वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ा, कहा कि अखबार पढ़ने के बाद मुझे पता लगा वहां पर एक भी इंसान नहीं मारा गया। दुख की बात है, मैं इसको लाइट हार्टेडली जवाब दे नहीं पा रही हूं क्योंकि मुझे याद आ रही है, आई वॉज प्रॉब्ली इन स्कूल, 71 पाकिस्तान इंडिया वॉर के बाद जब पाकिस्तान एकदम हारे और 90,000 इंडियंस पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर का हम पकड़कर रखे, उनका एकदम डिफीट होने के बाद तब की पार्टी जनसंघ बीजेपी से पहले सरकार से कंधे से कंधा मिला करके इंडिया डिड अ गुड थिंग ऐसे बात करने वाले नेतृत्व विपक्ष में वाजपेयी जी के नेतृत्व में थी, जनसंघ के सपोर्ट। मगर दुख से मैं दोबारा दुख से कहना चाहती हूं, आज के विपक्ष जो भारत देश में जो डेमोक्रेसी है, आज के विपक्ष सरकार के अच्छा सा एक कदम उठाने के बाद भी सरकार के समर्थन में है। सरकार मतलब क्या है, देश के समर्थन में नहीं है, मगर सबूत इधर मांग रहे हैं और इनके हर एक स्टेटमेंट पाकिस्तान टेलीविजन में उपयोग में आ रही है, उनके टीआरपी उधर बढ़ रही है, मगर हमारे देश का डेमोक्रेसी का स्पिरिट समझ लीजिए। तब के विपक्ष सरकार के साथ, आपकी विपक्ष सरकार से सबूत मांगने वाले, ऐसे सरकार जो पाकिस्तान को काम आने वाले इस बयान देने वाले हमारे अभी के विपक्ष है। मैं क्या बोलूं, मन में दुख लगता है। कपिल सिब्बल ने तो कहा कि हमारा पूरा देश वो शव वो देखना चाहता है, डेड बॉडीज देखना चाहता है आतंकवादियों की जो हमारे जवानों ने मारा जिन्हें। एक बार पता नहीं किसी ने एक स्टेटमेंट दिया है, हम युद्ध करने के लिए गए या उनको पिंड प्रदान करने के लिए गए, क्षमा व्यवहार केस। दिग्विजय सोल्जर जाता है एक ऐसे रोष के साथ कि मार्ग गिरा के वापस आऊं, और उसके बाद सेल्फी लेकर के वापस नहीं आते सोल्जर्स। दिग्विजय सिंह ने कुछ तस्वीरें भी रिलीज की थी, उन्होंने कहा था ये तस्वीरें हैं जहां पर दावा किया है फोर्स ने हमला करने का, देखिए वहां तो मदरसा भी है, मकान भी है, सब कुछ ठीक ठाक है पहाड़ के ऊपर। वो जाके आए क्या, उनको परमिशन भी मिलेगा जाने के लिए? ऐसे लोगों के लिए जनरल वीके सिंह ने एक बात कही है, उन्होंने कहा अगली बार जब आप एयर स्ट्राइक के लिए भेजें तो इन 3-4 लोगों को प्लेन में बांध के भेज दें और वहां उतार आए, वो तस्वीरें लेकर वापस आएंगे। जनरल वीके सिंह अच्छा सा सोल्जर है, सोल्जर के स्पिरिट से शायद उनका स्टेटमेंट होता है। एक और सोल्जर आपके सरकार में, राज्यवर्धन राठौर, उनका बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा जैसे ये ईवीएम के सबूत लेने कपिल सिब्बल लंदन गए थे, ऐसे इनको बालाकोट भेज दीजिए सबूत लेने के लिए। तो कोई इंतजाम कर सकेंगे आप इनके लिए? पाकिस्तान जरूर वीसा देगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने कहा कि सरकार ने नंबर नहीं बताया, एयरफोर्स के हमारे चीफ हैं उन्होंने भी नहीं बताया कि कितने लोग मरे, तो फिर ये जो लोग कह रहे हैं कि 250-300 आतंकवादी मारे गए, कहां से ये फिगर आया? कहां से स्पेसिफिकली मैं बोल नहीं पाऊंगी, मगर उस टेरर कैंप में खुलेआम कोर्स शुरू होने से पहले से पब्लिकली अनाउंसमेंट्स हुआ करता था, उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया में भी उसका जानकारी आए, और उस बोर्ड में
ट्रेनर का नाम, उनका टेलीफोन नंबर, ये सब भी है। और इस अटैक से पहले उधर कितने लोग कौन सा ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, ये इंटेल के द्वारा हमें तो मिलता रहता है। मगर उस दिन कितने लोग थे, अटैक के समय कितने लोग थे, ये तो हम बोल नहीं पाएंगे। मगर ऑन द ब्रॉड स्ट्रीट कितने लोग के लिए कौन सा लेवल का ट्रेनिंग, उसके लिए कौन ट्रेनर कहां से आ रहा, ये सब नाम के साथ इंटेल में अवेलेबल है। इसीलिए अंदाजा अगर कोई बोल रहा है कि इतना होगा, ये सब ऐसे बहुत सारे सोर्सेस से निकाला हुआ इंफॉर्मेशन होगा, मगर सरकार तो नंबर नहीं बोल रही। आपकी पोजीशन सेंसिटिव है, मैं जानता हूं आप नहीं कह सकते, लेकिन मुझे ये पता चला, इंटेलिजेंस ये भी बताया था कि मसूद अजहर वहां पर 3-4 दिन बाद आने वाला था, और एक बार ये सोचा गया कि इस अटैक को 3-4 दिन बाद करें ताकि उसको भी लपेट के ले आए। स्ट्रैटेजी में बहुत सारे बातें होते। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर इल्जाम है कि इन्होंने फौज के ऑपरेशन का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया। निर्मला जी, हमारे सारे विपक्षी दलों की मीटिंग हुई और सबने मिलकर के कहा कि ये सरकार सेना के पराक्रम का इस्तेमाल कर रही है राजनीति के लिए, फायदा उठाने के लिए। इलेक्शन होने वाला है। दुख लगता है ऐसे बातों में। क्या इस देश का सुरक्षा के लिए सरकार चुनाव से पहले एक्शन लेना मना करना है? उस समय जो भी बिगाड़ने देना है, ये गलत है। एक जिम्मेदार सरकार चलाए हुए पार्टी और इस देश का ओल्डेस्ट पार्टी जो माना जाता है, जिसको ऑफ कोर्स महात्मा गांधी जी ने खुले बोले कि कांग्रेस को बंद करना चाहिए, फिर भी वो चलते आए, ऐसे एक पार्टी और इतने सारे गठबंधन जो मिलावट का हो रही है, वो ऐसे बात करने से आर्म फोर्सेस का मोरेल को डेफिनेटली इंपैक्ट करने वाले हैं। बी के हरिप्रसाद, आपने कांग्रेस का जिक्र किया है, इस पार्टी के महासचिव हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ पुलवामा में वो नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच मैच फिक्सिंग थी। शर्मनाक स्टेटमेंट है, मैं मानती हूं एकदम शर्मनाक स्टेटमेंट है। और एक सीनियर लीडर ऑफ अ पार्टी, अब तक 10 साल पहले तक, 5 साल पहले तक सरकार चलाने वाले एक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी गैर जिम्मेदाराना ऐसे टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करना देश के लिए शर्मनाक बात है। आज ही उस पार्टी के सबसे बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलवामा में हमला हुआ, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम कॉर्बेट पार्क में 3-3.5 घंटे तक फोटो शूट करा रहे थे। इसको प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से ही गलत ठहराया गया, मगर मैं याद दिलाना चाहती हूं 2008 के मुंबई के अटैक के बाद शाम में और रात में ये आरोप है कि राहुल गांधी जी कुछ पार्टी में गए और पूरे शाम उधर बिताए। ये सही है कि नहीं है? राहुल गांधी जी जवाब दें उसका। राहुल गांधी जी जवाब दें उसका पिक्चर्स पूरे फैला, सब लोग को मालूम है, तब सरकार उनका था। गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तुरंत मीटिंग में भी इसके बारे में जिक्र किया, अटैक के बारे में, और दूसरे मीटिंग से जल्दी वापस दिल्ली भी आए। किस हद तक ये कांग्रेस पार्टी जाएगा, क्योंकि उनको पसंद नहीं है प्रधानमंत्री जी, इसीलिए जो भी मन में आता है उसको कहते रहे। गलत है। ये नहीं लगता कि उनको लग रहा है कि चुनाव का नैरेटिव बदल गया है, देश में माहौल बदल गया है, इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, इसलिए इतनी नाराजगी है? फायदा बीजेपी को हो सकता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, बिल्कुल, मगर एक विषय तो स्पष्ट है, जब से मोदी जी का निर्णय एक के बाद एक अच्छा सा निर्णय जनता तक पहुंच रही है, उनका उपलब्धियां पहुंच रही है, तब से कांग्रेस पार्टी एकदम बौखलाहट में आ गए। उनको सत्ता से दूर रहना बहुत मुश्किल है। अभी लग रहा है कि शायद और 5 साल सत्ता से दूर रहना पड़ने वाले हैं, इसीलिए उनके बयानबाजी ऐसे हद पार करके हो रही। बहुत सारे सवाल जनता के आए हुए हैं। एक सवाल शिखर गोयल का मेरे पास में है।
मेरा सवाल ये है मैम, अगर इस एयर स्ट्राइक के दौरान हमारे पास रफेल होता तो क्या ये जो एयर स्ट्राइक हुई है और ज़्यादा इफेक्टिवली हो सकती थी? क्योंकि नितिन गडकरी जी ने भी कहा है कि रफेल 125 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। इनफैक्ट ऑनरेबल मोदी जी ने भी कहा है कि अगर हमारे पास रफेल होता तो हमारी भारतीय वायु सीमा कुछ और भी कर सकती थी, या बात ही कुछ और होती। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? बिल्कुल सही है, क्योंकि समय समय पर एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, उनको उनके अपने टेक्निकली एडवांस्ड इक्विपमेंट देने में उनका मोरेल भी हाई रहता है, और युद्ध करने के समय आपको सिस्टम उपयोग में आएगा जिससे आपके परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। मगर हमारे एयरफोर्स के पायलट इतना अच्छा ट्रेंड है, उनमें इतना जोश है, मेंटल एजिलिटी है, इसलिए एज्ड एयरक्राफ्ट हो बावजूद भी MiG-21 को इतना अच्छा सा चलाए, उसका असर देख लीजिए। एक F-16 को मार गिराने में उनका ताकत रही। अगर उनको हम अच्छा सा इक्विपमेंट देते, लेटेस्ट इक्विपमेंट देते, वो उनके परफॉर्मेंस में जरूर अच्छा सा असर पड़ेगा कि नहीं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मोदी जी की वजह से देर हुई राफेल आने में। बेशरम, सॉरी आई डोंट नो, माय हिंदी इज वीक, सो टोटली शेमलेस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। 10 साल बैठे बैठे चले गए बिना खरीदे। हम 4 साल के अंदर ही डिसीजन भी लिया, और इस सितंबर को राफेल फर्स्ट एयरक्राफ्ट पहुंचने वाले। देर कहां से हो रही है? और उनके देर को जितने भी व्हाइट वॉश करने का उनका कोशिश हो, जनता समझती है। मगर उनका ब्रेसननेस देखिए, ब्रेसननेस का हिंदी मुझे मालूम नहीं है, ब्रेसननेस देखिए, दुस्साहस, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल दो, जनता समझती है। और प्रोबेबली वी आर सो सच अ पोलाइट सोसाइटी, उनसे दोबारा प्रश्न नहीं पूछते हैं, हम पार्टी से पूछते रहते हैं। निर्मला जी, वो तो रोज बोलते हैं कि मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाल दिए, राफेल उनको दे दिया बनाने के लिए। मुझे उनसे एक सिंपल सा, जैसे वो सिंपल भाषा में बोल देते हैं, वैसे मैं सिंपल भाषा से उनसे पूछना चाहती हूँ, दिखाओ तो प्रूफ, 30,000 करोड़ गोइंग इनटू समबडीज हैंड्स, प्रूफ दिखाओ, नहीं तो बात करना छोड़ो। एक भी प्रूफ नहीं है, और फैलाते रह रहे हैं 30,000 करोड़ इनके जेब में गया, 50,000 करोड़ इंडस्ट्री के जेब में गया, फलना के जेब में। हर बार दिखाओ प्रूफ, नहीं तो मुंह बंद करना चाहिए। ये गैर जिम्मेदारी बातें करते जाना, एंटरटेनमेंट के लिए हम नेता चुनते नहीं है, ये एंटरटेनमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आई एम सॉरी। आपकी अदालत में अगला एग्जाम। आपकी अदालत में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर आरोप है कि इन्होंने चीन के सामने घुटने टेक दिए। अब ये कांग्रेस पार्टी का इल्जाम है, मेरा नहीं है। एक वीडियो जारी किया है कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें नरेंद्र मोदी जी को और शी जिनपिंग को, जो चीन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं, उनको, और बार बार दिखाया गया कि कैसे मोदी जी उनके सामने झुक रहे हैं, उनकी बातों का टेक्स्ट भी उस पर लगाया गया है। मैं यही बार बार बोलना चाहती हूँ कि एंटरटेनमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी जो भी करना है वो करते रह रहे हैं। जिम्मेदारी से बात करना है तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, डोकलाम के समय भारत सरकार से कोई संपर्क ना रखते हुए या प्रश्न ना पूछते हुए सीधा चाइनीज एम्बेसडर के साथ बातचीत, बंद कमरे में बातचीत करने वाले कौन है भैया? यही राहुल गांधी जी। आपके सरकार के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, चाइनीज से बात की, आज आरोप लगा रहे हो प्रधानमंत्री जी के ऊपर, वो एक है। दूसरा, अभी इतने सारे पुलवामा के बाद हो रही है, G20 देश के साथ बैठ रही हो, क्या बात की है G20 से? जो बात की है वो खुलेआम बोल दो। कांग्रेस पार्टी का बार बार उनका परफॉर्मेंस और कॉन्डक्ट ऐसे हैं कि अब की सरकार, और व्हेनेवर द गवर्नमेंट इज इन प्लेस, उनका नहीं है सरकार, मगर सरकार से भरोसा ना रखते हुए दे डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। देश का इंटरेस्ट को सरेंडर करने वाले कौन है? कांग्रेस है। प्रधानमंत्री जी हर हमारे नेबर्स के साथ संपर्क बेहतर करने के लिए कोशिश की, उसके वजह से ही आज सिर्फ हमारी नेबर्स नहीं, ये पूरी दुनिया पुलवामा के बाद और इवन फरवरी 26 हमारा एयर स्ट्राइक के बाद भी हमारे समर्थन में बात की।
यही चाइना खुलेआम भारत को निंदा करते हुए कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया उनके। हाँ, हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग अबाउट टेररिज्म, मगर उनके स्टेटमेंट टेररिज्म को हैंडल करने में हमें समय चाहिए। उनके तरफ से स्टेटमेंट हो सकता है, मगर मैं ये मानती हूं कि उनके साथ संपर्क बढ़ाने के लिए और अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट और उनके साथ रिश्ता बढ़ाना आज हमें उपयोग में कैसे आएगा ये बोल नहीं पाऊंगी, मगर इसका सरेंडर मानने वाले क्यों एम्बेसडर से बात की? डोकलाम के समय एम्बेसडर के साथ बात करने की आवश्यकता क्या थी? आप ही तो सरेंडर कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। देश का इंटरेस्ट सरेंडर करने वाले कांग्रेस पार्टी। लेकिन वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग कहते हैं राहुल गांधी। उन्होंने ट्वीट किया कि गुजरात में झूला झुलाया, दिल्ली में गले लगाया और चीन में सिर झुकाया। वो पता नहीं वो किसका ट्रेनिंग में बात करते हैं। अगले दिन यही प्रश्न उनसे पूछो, शायद ये रिपीट कर नहीं पाएंगे, कुछ और बोलेंगे। वो समझकर विषय को उनके अपने बयानबाजी करेंगे तो अगले बार पूछने में भी यही जवाब सक्षम जवाब दे पाएंगे, मगर ही स्पीकिंग ऑन द बेसिस ऑफ समबडी हु इज ट्रेनिंग हिम। इसीलिए उनका आज जो बोल रहे हैं कल उसका ही रिपीट करने के लिए पूछ लीजिए उनसे, शायद ही वोंट बी एबल टू रिपीट इट। लेकिन ये बात तो सही है कि मसूद अजहर के सवाल पर चीन से जिस तरह का सपोर्ट हमें उम्मीद थी, एक्सपेक्टेड था, ऐसा सपोर्ट नहीं मिला। वो सही है, बात सही है कि टेररिज्म के ऊपर चाइना में शायद डिफरेंशियल अप्रोच ले रहे हैं। दुनिया में सभी देशों ने टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए एकजुट होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा होगा चाइना भी दुनिया के साथ टेररिज्म को फाइट करने के लिए एकजुट होना चाहिए, क्योंकि टेररिज्म किसके ऊपर क्या कब दिखाएगा हमें तो मालूम नहीं है। आज देख लीजिए न्यूजीलैंड में कैसे वर्ल्ड में सेकेंड पीसफुल कंट्री माना जाता है न्यूजीलैंड। आइसलैंड पहला है, सेकेंड इज न्यूजीलैंड। उधर एक अटैक हुआ, एक टेररिस्ट ने पता नहीं किस मजहब का, मगर 40-45 लोग को मारा गिरा है। टेररिज्म टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ फॉर्म्स इन डिफरेंट कंट्रीज। चाइना टू मस्ट प्लीज रिकॉग्नाइज दैट टेररिज्म इज अ ग्लोबल थ्रेट टुडे। मैं मानती हूं इसके ऊपर बात करना चाहिए, चाइना सोचना चाहिए। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मसूद अजहर को आतंकवादी डिक्लेयर कर दे, ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे, तो इसका क्या लाभ है? क्यों इतना हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है? हर स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, उससे क्या असर पड़ेगा वो अलग बात है, मगर यूएन ऐसे एक बॉडी है जिसमें हर एक देश उसमें मेंबर है। उधर एक निर्णय लेने में पूरे दुनिया में संदेश सही जाएगा कि ग्लोबल बॉडीज आर अगेंस्ट टेररिज्म एंड दे ब्लैकलिस्टेड सम ऑफ देम वेरी बैडली। जब तक वो नहीं होगा, ये नहीं है कि हम कुछ और कदम नहीं लेंगे। हम हमारी तरफ से जो भी कदम लेना है वो लेते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, मगर वो भी होता तो अच्छा है। उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं, बस इतना ही। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अजहर मसूद बहुत बीमार है, उसका किडनी फेलियर हो गया है, वो चल फिर नहीं सकता है, वो हॉस्पिटल में है, हमारे यहाँ है। हाँ, हम उनका देखभाल कर रहे हैं जी। तो मरे मराए को क्या मारना? हाँ? जो मरा मराया, अब इसको अंग्रेजी में कैसे कहते हैं मुझे पता नहीं, ऐसी चीज़ों की अंग्रेजी नहीं होती। मतलब जो बिल्कुल ही बेदम है, जिसमें दम नहीं है, जान नहीं है, उसको कोई क्या मारेगा? फिर दे दो हमें। हम कितने सारे लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी करें फिर कोर्ट में पेश भी करें। हम अच्छा सा ट्रीटमेंट भी देंगे, फिर पेश भी करेंगे कोर्ट में। जी, किसी ने कुछ चिल्ला के सवाल पूछा था। मैं ये पूछता हूँ, फिर उनको बोला कि क्या अपने शहर में रखेंगे, फिर कसाब की तरह उनको पालेंगे, लाखों करोड़ों खर्च करेंगे? नहीं, कसाब के तरह नहीं, कसाब के पूरे जुडिशियल प्रोसेस हुआ, फिर उनको जो पनिशमेंट देना है वो दिए। मगर इससे पहले 94 से लेकर के 99 तक जब रिहा कर दिया वाजपेयी जी ने, ये आरोप हमारे ऊपर डालने वाले कांग्रेस को याद रखना चाहिए, 94 से 99 तक
कौन था इधर जेल में? कसाब को तो कम से कम पूरे लीगल प्रोसेस के बाद उनको फांसी मिली। 94 से 99 तक प्रिजन में देखभाल के साथ चुपचाप रखने वाले कौन था आतंकी? उनको कांग्रेस पार्टी ने क्यों अंदर बिठाकर रखे? उनको क्यों सजा नहीं मिला? फिर बाद में सर्वदल सहमति के साथ जब उनको कांधार के कांड के समय भेजा गया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं था, पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टी थे वो सब कुल मिलाकर के जनता के पीड़ा को समझकर ऑल पार्टी रेजोल्यूशन करने के बाद उनको वापस भेजा गया। सो 94 to 99 व्हाट वे दे डूइंग? उन्होंने दावा किया पब्लिक मीटिंग में, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मसूद अजहर को पकड़ के जेल में रखा और बीजेपी ने उनको छोड़ दिया, पाकिस्तान को वापस लौटा दिया। यही मैं पूछ रही हूं, जेल में रख के क्या किया उनके साथ? कांग्रेस पार्टी का जब भी सत्ता में होते तब जो भी निर्णय किया, इंक्लूडिंग राफेल, उसके बारे में लेसन्स और ट्यूटोरियल्स होना चाहिए राहुल गांधी को। उनको समझ में नहीं आ रहे उनके सरकार के समय क्या क्या निर्णय लिया गया। एंटोनी साहब के साथ, प्रणब मुखर्जी के साथ, हर मंत्री के साथ उनको ट्यूटोरियल होना चाहिए पहले। परशुराम का सवाल है मेरे पास में। अभी कांग्रेस का आपके ऊपर आरोप ये है, आप डिफेंस डील ऑफ अ वैल्यू ऑफ 699 करोड़ आपने प्रोक्योरमेंट चाइनीज एजेंसी को दिया है। नीड एन इनपुट ऑन दिस मैम। कौन सा है? ऑन सम सिक्योरिटी जैकेट और सब तरह का मैम। नहीं, ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स का बुलेट प्रूफ जैकेट उनका कहना बिल्कुल सही नहीं है। एक इंडियन कंपनी को ऑर्डर दिया गया है, बट दुनिया भर की बुलेट प्रूफ जैकेट्स जहां भी तैयार होते हैं, भारत में, जर्मनी में, कहीं और में, उन सब में भी एक कंपोनेंट वो जैकेट के अंदर डालने वाले मटेरियल सब लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर भी वो कंपोनेंट चाइना से शायद खरीद रहे हैं, मगर कॉन्ट्रैक्ट तो मैं इंडियन कंपनी को दे रखी हूं। अगर उसमें एक पार्ट कहीं से, बिकॉज इट इज चीपर टू गेट इट फ्रॉम चाइना, वो अगर ले रहे हैं, मैं उनको इनकार नहीं कर सकती। आई एम ओनली सपोर्टिंग मेक इन इंडिया, बट इफ अ कंपोनेंट कम्स फ्रॉम चाइना, वेल दैट्स द फैक्ट। क्या उम्मीद करें कि जो बाकी देश हैं उनका प्रेशर काम करेगा चीन के ऊपर मसूद करना अजहर के चाहिए। मामले में? हम भी चाइना के साथ ये विषय उठाना चाहिए कि आप कैसे इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नोटोरियस टेररिस्ट को ऐसे सपोर्ट करते बैठे हो, कितने दिन तक करोगे? पूरी दुनिया आपके बातों में सहमत नहीं है। वो अपने आप खुद हर एक, उनके अपने अपने, यूरोपियन यूनियन हो, फ्रांस हो, यूएस हो, यूके हो, अपने अपने क्षेत्र में एक्शन ले रहे हैं इनके खिलाफ। चाइना से बात हर बार इसको उठाना चाहिए। निर्मला जी, अगर पाकिस्तान मसूद अजहर और हाफिज सईद को हिंदुस्तान को दे सदा देने के लिए, तो क्या बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा? एक्शन लेकर हमें सबूत दे, स्पष्ट पहला एक्शन ले, दिखाएं हमें। निर्मला जी, आपने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, भारत के वीरों के शौर्य और पराक्रम के बारे में हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अभिनंदन आपका। धन्यवाद। आतंकवाद के खिलाफ देश की आवाज दुनिया तक पहुंचाने वाले इस मंच पर आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले सप्ताह एक नई शो के साथ, नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।